नमस्कार। आज हम मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर ब्लड वेसल्स के अंदर, जिसमें आर्टरीज और वेंस पाई जाती हैं, उनके अंदर लगातार रक्त का परिसंचरण चलता रहता है। और कई बार एक्सीडेंटली ऐसा होता है कि ये हमारी जो ब्लड वेसल्स है वो किसी कारण से पंक्चर हो जाती हैं। कभी कांटा चुभ गया, कभी कोई पिन चुभ गई, या कभी हमारे कोई कट लग गया कुछ काम करते समय, तो उस समय रक्त का स्त्राव शुरू हो जाता है, ब्लड बाहर निकलना शुरू हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि थोड़ी ही देर बाद में वह रक्त बहना अपने आप बंद हो जाता है। अगर घाव बड़ा है तो थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, अन्यथा छोटे घाव में 2-4 मिनट के अंदर ही वह रक्त वहाँ से निकलना बंद हो जाता है। जैसा हम सभी जानते हैं, कई बार ब्लड हमारा कोई टेस्टिंग के लिए लेते हैं तो फिंगर को पंक्चर करते हैं। पंक्चर करने के बाद 1-2 ड्रॉप ब्लड की लेते हैं, स्लाइड के ऊपर लेते हैं, और उसके बाद में उसको 1-2 मिनट के लिए हम दबा करके रखते हैं, और फिर देखते हैं कि ब्लड वहाँ से आना रुक जाता है। उसके बाद अगर हम दबा करके देखते हैं तो भी उसमें से ब्लड बाहर नहीं निकलता है। ऐसा क्यों होता है? इसका सीधा सा जवाब ये है कि रक्त जैसे ही हमारी जो ब्लड वेसल्स है, जो रक्त वाहिनियां है, उनसे जैसे ही बाहर निकलता है तो उसमें एक नेचुरल, एक प्राकृतिक प्रक्रिया शुरू होती है और वह रक्त वहां से बहना बंद कर देती है। यानी उस स्थान पर जहां से छिद्र हुआ है, जहां से पंक्चर हुआ है, उसको नेचुरली एक मैकेनिज्म के द्वारा वहां एक क्लॉट बना दिया जाता है, वहां एक डॉट बना करके उसको बंद कर दिया जाता है। तो सिंपल सी बात है कि रक्त जो हमारा होता है वो प्लाज्मा और रक्त कणिका है, इन दोनों से मिलकर के बनता है। और प्लाज्मा जो होता है वो रक्त को हमारा एक द्रव, उसका जो नेचर है वो प्रदान करता है। यानी रक्त बहने के लिए उसमें प्लाज्मा अति आवश्यक होता है। अगर यह बहता हुआ रक्त किसी कारण से, उनकी जो कोशिकाएं जो अलग अलग है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सारी उस रक्त के प्लाज्मा के अंदर बहती रहती है और सब अलग अलग रहती है। ये किसी कारण से अगर आपस में मिल करके और एक ग्रुप बना दे तो उसको कहते हैं ब्लड कोगुलेशन, ब्लड क्लॉट। तो एक जैसे ही कहीं से हमारी ब्लड वेसल्स पंक्चर होती हैं तो उस समय एक नेचुरल सिस्टम उसके अंदर पाया जाता है, जिसको ब्लड क्लॉटिंग के रूप में हम पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो इस ब्लड क्लॉटिंग के लिए इम्पोर्टेंट है और उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो सबसे पहले हम जिस प्रक्रिया को फॉलो करेंगे वो थ्योरी मैकफेरलेन ने 1961 और 1966 के अंदर डेवलप की थी और ये थ्योरी दी थी। और उसमें उन्होंने बताया था कि ये इसके ब्लड क्लॉटिंग के अंदर 13 प्रकार के विभिन्न फैक्टर्स होते हैं, ऐसे कारक होते हैं जो आपस में क्रिया करके इस रक्त स्कंदन को करते हैं, यानी ब्लड क्लॉटिंग करते हैं। इस ब्लड क्लॉटिंग की मैकेनिज्म को ये सारे के सारे फैक्टर मिलकर के और संपन्न करते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में काम आते हैं। तो हम देखते हैं उसमें 2 प्रकार के फैक्टर्स के ग्रुप हम कहाँ पर पाए जाते हैं उसके आधार पर बना सकते हैं। तो एक ग्रुप होता है जो ब्लड के अंदर ही पाया जाता है, ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है, और उस ग्रुप को कहते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर्स, आंतरिक कारक। और ये आंतरिक कारक कुछ होते हैं जो ब्लड स्ट्रीम के अंदर, ब्लड के अंदर ही पाए जाते हैं, और कुछ ऐसे कारक होते हैं जो
ब्लड के अंदर नहीं होते हैं, बाहर पाए जाते हैं, या दोनों जगह हो सकते हैं। तो इस प्रकार का अगर सोर्स है तो वो कहलाता है एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स। और एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स यानी ब्लड के बाहर जो हमारे टिश्यूज हैं, उन टिश्यूज को जैसे ही किसी कारण से उसको डैमेज किया जाता है, डैमेज हो जाते हैं, तो उस समय ये फैक्टर्स एक्टिव होकर के और इस ब्लड क्लॉटिंग की मैकेनिज्म को शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले हम ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स कौन कौन से हैं उसके बारे में थोड़ा सा परिचय जान लेते हैं। सबसे पहला ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है वह है फैक्टर फर्स्ट। इसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इस तरह से 13th तक इसकी नंबरिंग की गई है। सबसे पहला है वो है फाइब्रिनोजन। और फाइब्रिनोजन जो होता है वो ब्लड के अंदर पाया जाता है, ब्लड में डिजॉल्व फॉर्म में पाया जाता है और ब्लड में लगातार बहता रहता है। यह एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं जो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन का जो प्रकार होता है वो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होते हैं। इनका मॉलिक्यूलर वेट 3,40,000 के लगभग होता है और ब्लड के अंदर उसकी अगर मात्रा हम देखें प्लाज्मा में तो 300 mg प्रति 100 ml, 300 mg पर DL यानी 300 mg प्रति 100 ml इसकी मात्रा पाई जाती है। दूसरा फैक्टर होता है, सेकंड फैक्टर, वो है प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन भी ब्लड के अंदर ही पाया जाता है और यह एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन है। ग्लाइकोप्रोटीन यानी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, इन दोनों का यह मिश्रण पाया जाता है और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 62,700 के लगभग होता है और रक्त में इसकी मात्रा, इसका जो स्तर होता है वो 40 mg प्रति 100 ml पाया जाता है। तीसरा फैक्टर होता है इसमें थ्रोम्बोप्लास्टिन। सारे के सारे फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है ये लिपोप्रोटीन होता है, यानी लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट 43,400 के करीब होता है। चौथा फैक्टर होता है कैल्शियम, कैल्शियम आयन। ये कैल्शियम आयन एक्सट्रिंसिक सोर्स में भी होते हैं और इंट्रिंसिक सोर्स में भी होते हैं। आंतरिक और बाह्य दोनों कारकों के अंदर, दोनों जो इसके स्रोत होते हैं दोनों के अंदर कैल्शियम आयन पाए जाते हैं। पांचवा जो फैक्टर है वो है लेबाइल फैक्टर, जिसको हीट लेवल फैक्टर भी कहते हैं। यह 3,30,000 मॉलिक्यूलर वेट वाला फैक्टर होता है। ब्लड में इसकी 1 mg प्रति 100 ml मात्रा पाई जाती है। सिक्स्थ होता है एक्सिलेरिन। एक्सिलेरिन जिसको हाइपोथेटिकल फैक्टर कहते हैं और ये प्रोएक्सिलेरिन का एक हाइपोथेटिकल प्रोडक्ट माना गया है, जिसकी वैल्यू भी अब हाइपोथेटिकली रह गई है। नेक्स्ट फैक्टर है फैक्टर 7th, जिसका नाम है प्रोकन्वर्टीन। यह प्रोकन्वर्टीन 45,000 मॉलिक्यूलर वेट वाला होता है और मात्रा इसकी बहुत ही कम होती है, 0.05 mg प्रति 100 ml। यह इसकी ब्लड के अंदर मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट फैक्टर है 8th फैक्टर। 8th फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको एंटी हीमोफिलिक फैक्टर भी कहते हैं। एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ये एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन है, यानी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, इसका मिलकर के यह बनता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट 15% होता है, 15% तक उसका कार्बन पोर्शन इसके अंदर पाया जाता है, बाकी वाला प्रोटीन का होता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट 2 लाख के लगभग होता है और इसमें रक्त में इसका स्तर 1.6 mg प्रति 100 ml पाया जाता है। यह एंटी हीमोफिलिक फैक्टर इसलिए कहलाता है क्योंकि अगर यह फैक्टर ब्लड में नहीं होता है, यानी
इस फैक्टर को बनाने वाले जीन अगर बॉडी में नहीं होते हैं तो उसको हीमोफीलिया हो जाता है। हीमोफीलिया एक प्रकार की ऐसी आनुवंशिक बीमारी है जिसमें व्यक्ति में ब्लड का रिसाव रुकता नहीं है, यानी ब्लड क्लोटिंग नहीं होती है, बहुत ही अधिक समय लेती है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों में लगातार कहीं भी चोट लगती है हल्की सी तो वहां से रक्त का स्त्राव शुरू हो जाता है और लगातार होता रहता है, उससे उसके शरीर में रक्त की कमी आ जाती है। इसलिए ये फैक्टर अगर पाया जाता है तो उसको एंटी हीमोफिलिक फैक्टर कहते हैं, यानी ये फैक्टर होना बहुत ही आवश्यक है ब्लड क्लोटिंग के लिए। नेक्स्ट है नाइन्थ फैक्टर। नाइन्थ फैक्टर का नाम है क्रिसमस फैक्टर, और क्रिसमस फैक्टर भी एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन है जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 26% होती है। 26% कार्बोहाइड्रेट होता है और बाकी वाला रिमेनिंग पोर्शन जो होता है वो प्रोटीन पाया जाता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट 51,000 के लगभग होता है। इसकी 1.5 mg प्रति 100 ml मात्रा रक्त के अंदर पाई जाती है। यह सबसे पहले एक पेशेंट था जिसका नाम था क्रिसमस, उसके अंदर खोजा गया था, उस आधार पर इसका नाम क्रिसमस फैक्टर रखा गया है। 10th फैक्टर है स्टुअर्ट फैक्टर। स्टुअर्ट फैक्टर भी एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन है और इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 15% होती है और रिमेनिंग 85% प्रोटीन पार्ट होता है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट 59,000 होता है और यह रक्त के अंदर जो थ्रोम्बोप्लास्टिन को जब एक्टिवेट करते हैं तो उस दौरान ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, जो एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक दोनों ही सोर्स के अंदर पाया जाता है। ब्लड के अंदर भी पाया जाता है और टिश्यूज में भी यह पाया जाता है। अगला ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है 11th नंबर, जिसको प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट कहते हैं। यह प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट 1,60,000 मॉलिक्यूलर वेट वाला ग्लाइकोप्रोटीन है, जिसकी मात्रा ब्लड में 0.6 mg प्रति 100 ml पाई जाती है। नेक्स्ट फैक्टर जो है 12th फैक्टर, जिसका नाम है हैगमैन फैक्टर। यह भी एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन है। 76,000 इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है और यह जो होता है वो 2.9 mg प्रति 100 ml रक्त के अंदर यह इसका लेवल पाया जाता है। हैगमैन फैक्टर एक तरह का कॉन्टैक्ट फैक्टर है, यानी जैसे ही ये किसी चोट के कारण जैसे ही रप्चर होता है, ब्लड बाहर किसी दूसरी सरफेस से जैसे ही कांटेक्ट में आता है, उसके बाद में ये एक्टिवेट होता है। उससे पहले ये इनएक्टिव फॉर्म के अंदर पाया जाता है। सबसे पहले एक्टिव होने वाला फैक्टर हैगमैन फैक्टर है, फैक्टर नंबर 12, जो इनएक्टिव फॉर्म में ब्लड के अंदर फ्लो करता रहता है। लेकिन जैसे ही किसी सरफेस से जो ब्लड वेसल्स के अलावा कोई सरफेस होती है उसके जैसे ही कांटेक्ट में आता है तो यह एक्टिवेट होकर के और एक्टिव फॉर्म आता है और उसके बाद में फिर दूसरे जो फैक्टर्स है उनको एक्टिवेट करता है। तो ये फैक्टर जितने भी हैं ये सारे के सारे एक प्रकार की एंजाइमेटिक एक्टिविटीज हैं और इस एंजाइमेटिक एक्टिविटीज के द्वारा एक दूसरे को सक्रिय करते करते अल्टीमेटली जो फाइब्रिनोजन है जो ब्लड के अंदर सॉल्युबल फॉर्म के अंदर फ्लो हो रहा है उसको इनसॉल्युबल फॉर्म यानी फाइब्रिन में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। जैसे ही ये जो फाइब्रिनोजन है वो फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर लास्ट जो फैक्टर है फैक्टर 13th फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर,
यह फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग जो फैक्टर है, स्टेबलाइजिंग फैक्टर, यह फाइब्रिन को स्टेबल करने का काम करता है, स्थिर करने का काम करता है, ताकि वो वापस रिवर्स होकर के और सोलुबल फॉर्म में नहीं आए, वो स्टेबल हो जाए। फाइब्रिन जो फाइब्रिन है वो एक प्रकार के फाइबर्स है, तंतु रूप के अंदर बदल जाते हैं। तो वो तंतु रूप में ही रहे, वापस वो घुलनशील अवस्था में फाइब्रिनोजन में नहीं कन्वर्ट हो, इसलिए उसको स्टेबल करने के लिए यह 13 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, यानी फाइब्रिन को स्टेबलाइज करने का काम करता है, फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, इसलिए इसका नाम रखा गया। दूसरा नाम इसका लेकिलोराल फैक्टर भी है इसका। यह भी लगभग 2% उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट कंटेंट होता है, बाकी प्रोटीन होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है, और 3,20,000 के लगभग इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। ब्लड के अंदर इसकी मात्रा 2.5 mg/dl पाई जाती है। अब हम एक थोड़ी सी नज़र इसके ऊपर डालते हैं कि ये जो मैकफेरलेन का जो प्रिंसिपल है, जो थ्योरी है ब्लड कोगुलेशन की, ब्लड क्लोटिंग की, जो मैकेनिज्म दी है, वो किस प्रकार से काम करती है, कैसे ये फैक्टर एक दूसरे को एक्टिवेट करते हैं और अल्टीमेटली फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो फैक्टर नंबर 12 है, वह फैक्टर नंबर 12 जैसे ही किसी कारण से ब्लड वेसल्स रप्चर होती है, ब्लड वेसल्स पंक्चर होती है, तो उसमें से जैसे ही प्लेटलेट्स बाहर आती है और जैसे ही प्लेटलेट्स दूसरी सरफेस में के टच होती हैं, डैमेज होती है, तो उसमें जैसे ही अल्ट्रेशन होता है, तो उसके बाद में यह फैक्टर जो हैगमैन फैक्टर है, यह कॉन्टैक्ट फैक्टर एक्टिवेट होता है। और यह सबसे पहले खुद जो है वो एक्टिव फॉर्म के अंदर होता है, जो इनएक्टिव फॉर्म में ब्लड में बहता रहता है। जैसे ही हैगमैन फैक्टर एक्टिवेट होता है, तो यह तुरंत इस जो 11वां नंबर फैक्टर है, जो प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट है, इसको एक्टिव करता है, क्योंकि ये भी उससे पहले इनएक्टिव फॉर्म में ब्लड के अंदर चलता रहता है। जैसे ही फैक्टर 11 को यह एक्टिव करता है, तो फैक्टर 11 जो है फैक्टर 9 को, यानी क्रिसमस फैक्टर, इसको एक्टिवेट करता है, इसको एक्टिव फॉर्म में लाता है। जैसे ही फैक्टर 9 यानी क्रिसमस फैक्टर एक्टिव होता है, तो यह एक एंजाइम के रूप में काम करते हुए फैक्टर 8 यानी एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, इसको एक्टिवेट करता है, यानी ये उसको एक तरह से कैटलाइज करता है। और जैसे ही फैक्टर 8 एंटी हीमोफिलिक फैक्टर एक्टिव होता है, तो यह फैक्टर एक्टिव होते ही और फैक्टर 10 जिसको स्टुअर्ट फैक्टर कहते हैं, इस स्टुअर्ट फैक्टर को 10th फैक्टर को यह एक्टिवेट करता है, जो कि पहले इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। और फैक्टर जो 10th है, यह जैसे ही एक्टिव फॉर्म आता है, तो यह एक कैटलिस्ट के रूप में काम करेगा, एक एंजाइम के रूप में काम करना शुरू करेगा, और यह फैक्टर 10th फैक्टर 5th को, जो लेवाइल फैक्टर है, हीट लेवाइल फैक्टर है, इसको एक्टिव करेगा। और यह फैक्टर 5th जैसे ही एक्टिव होगा, तो फिर है जो फैक्टर 2 जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है, प्रोथ्रोम्बिन है, इस प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव करेगा, और प्रोथ्रोम्बिन एक्टिव होकर के और थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा। और जैसे ही प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनेगा, तो थ्रोम्बिन एक प्रकार से वापस एंजाइम के रूप में काम करेगा, और यह फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरह से ये पूरी जो प्रक्रिया है, वो एक तरह से हम यहाँ पर जो ये एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक जो फैक्टर है, उसको ध्यान में रखते हुए भी इसको समझ सकते हैं। यानी ये दोनों ही प्रकार के जो दो ग्रुप है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, जिसमें ये 13 फैक्टर्स होते हैं,
जैसे इंट्रिंसिक के अंदर 12th, 11th, 9th, 8th, 10th, 5th और कैल्शियम आयन, ये जो है इंट्रिंसिक के अंदर पाए जाते हैं, यानी ब्लड के अंदर पाए जाते हैं। एक्सट्रिंसिक जो ब्लड से बाहर यानी टिश्यूज के अंदर है, तो उसमें कैल्शियम है जो दोनों के अंदर है। 7th है जो सिर्फ एक्सट्रिंसिक सोर्स में ही होता है, इंट्रिंसिक में नहीं है। फिर फैक्टर 10th जो दोनों तरफ है, इंट्रिंसिक भी है और एक्सट्रिंसिक भी है। फैक्टर 5th जो लेवल फैक्टर है, ये भी दोनों में है, इंट्रिंसिक फैक्टर भी है ये और एक्सट्रिंसिक फैक्टर है, दोनों सोर्स के अंदर ये पाया जाता है। और दोनों ही सोर्स से जो ये फैक्टर आते हैं उनका काम होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन को एक्टिवेट करना, जो कि फैक्टर 3rd है। फैक्टर 3rd थ्रोम्बोप्लास्टिन, इस थ्रोम्बोप्लास्टिन को ये एक्टिव करने का काम करेंगे अल्टीमेटली। और जैसे ही ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है, वो थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर 2nd को जो प्रोथ्रोम्बिन है, उस प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करके और थ्रोम्बिन में बदल देंगे। और जैसे ही प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में बदला है, तो यह थ्रोम्बिन एक तरह से एंजाइम की भांति काम करेगा और यह फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देगा। और जैसे ही ये फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट होगा, तो इसके फाइबर्स बन जाएंगे, जो पहले एक तरह से डिजोल्व फॉर्म में थे, वो फाइबर फॉर्म के अंदर आ जाएंगे। और फाइबर फॉर्म में आकर के इस तरह से जो ब्लड सेल्स है उसको फंसा करके क्लॉट बना देंगे। और फिर फैक्टर 13th जो फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर है, ये और कैल्शियम आयन, ये मिलकर के इस क्लॉट को स्टेबिलिटी प्रदान करेंगे। और जब ये स्टेबल हो जाएगा तो क्लॉट कंप्लीट हो जाएगा और ब्लड क्लॉट की जो मैकेनिज्म है वो वहां पर समाप्त हो जाएगी। तो इस तरह से ये जो पूरे के पूरे 13 फैक्टर है, 13 फैक्टर है, ये आपस में एक दूसरे को सक्रिय करते हुए और अल्टीमेटली जो फाइब्रिनोजन है उसको फाइब्रिन में कन्वर्ट करके और क्लॉट बनाते हैं। और उस क्लॉट के कारण ब्लड का जो रिसाव है वो रुक जाता है। इसी तरह से कुछ और थ्योरीज दी गई हैं, जिसमें बेस्ट एंड टेलर्स ने थ्योरी दी है, हॉवेल्स ने थ्योरी दी है, फ्यूड एंड स्पायरो ने थ्योरी दी है। इसी तरह से एक थ्योरी सीगर ने दी थी, जो 1969 में इन्होंने प्रपोज की थी थ्योरी, जिसमें उन्होंने भी वही है 3 स्टेप बताए हैं। फर्स्ट स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ ओटोप्रोथ्रोम्बिन सी, जो पहले ओटोप्रोथ्रोम्बिन 3rd के रूप में इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, इसको एक्टिवेट करके और बदल देता है ओटोप्रोथ्रोम्बिन सी के अंदर। और बदलने का काम कौन करते हैं? बदलने का काम करते हैं ये प्लेटलेट्स और कैल्शियम आयन। और जैसे ये इसको ओटोप्रोथ्रोम्बिन सी में कन्वर्ट करते हैं, तो ये ओटोप्रोथ्रोम्बिन सी जो है एक तरह से थ्रोम्बोकाइनेज का काम करते हैं। और ये थ्रोम्बोकाइनेज जो है वो एक्सेलरेटिंग फैक्टर की उपस्थिति के अंदर जो प्रोथ्रोम्बिन है उसको थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करते हैं। ये इन्होंने जो ब्लड क्लॉटिंग की मैकेनिज्म है उसको थोड़ा सा अल्टर करके और बताया था। इसमें जैसे ही प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनेगा, तो थ्रोम्बिन फिर जो है वो एक एंजाइम की तरह काम करेगा और फिर फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देगा। तो कुल मिला के बात ये है कि जितनी भी जो थ्योरीज दी गई, चाहे वो मैकफेरलैन की हो, सबसे पहले मैकफेरलैन ने ही दी थी, डिटेल के अंदर इसको डिस्क्राइब किया है, फिर सीगर ने दी है, उसके बाद ये बेस्ट एंड टेलर है, हॉवेल्स ने है और फ्यूड एंड स्पायरो है। इन लोगों ने भी ब्लड क्लॉटिंग की थ्योरी को और आगे बढ़ाया है। तो आप सभी को ये अच्छी तरह से जितने भी जो फैक्टर्स है उनको पहले अच्छी तरह से
याद कर लेना है, और उसके बाद में इसका प्रोसेस क्या है, किस प्रकार से ये इसकी मैकेनिज्म है, उसको अपने को समझना होगा, और किस तरह से ये एक दूसरे को एक्टिवेट करते हैं वो भी हमें याद करना है। धन्यवाद।